फिर लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे जी? एरर एरर तक पढ़े थे ना मंजीत? हम तो थे, ठीक है। तो एरर एरर के बारे में मैं बताया था, किसमें एरर पढ़े थे हम लोग? ईडीएम टाइप वाट मीटर में सर्टेन एरर्स होते हैं, ठीक है। तो उन एरर के बारे में हम लोग पढ़े थे, और हम लोग आज देखने वाले वो एरर से क्या इफेक्ट होता है और उन एरर का कैसे कंपनसेशन किया जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास एरर्स एंड कंपनसेशन पे ही टोटल रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एरर इंडक्टेंस टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वजह से कैसा एरर होता है, ठीक है। तो सबका हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या एरर है, ठीक। जितना हम 4-5 टाइप कैटेगरी कल बताए थे ना, ठीक है। उन सारे कैटेगरी का हम लोग एरर बारी बारी से नोटिस करेंगे। एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से एरर थे, ठीक है। उनको हम लोग बारी बारी से हैंडल करेंगे। तो जो पहला वन, जो सबसे पहला हम लेके चले थे वो क्या था? सबसे पहला लेते थे एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, है ना। एक तो ये एरर था, ठीक। दूसरा जो था प्रेशर कॉइल कंडक्ट कैपेसिटेंस की वजह से भी एरर आता है, ठीक है। म्यूट कर लो, म्यूट, ओके। बताना क्यों पड़ता है यार? रोहित, म्यूट कर लो मेरे भाई। ठीक है। तो एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। थर्ड में हम लोग देखे थे एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन। ठीक। इसके बाद से था तुम्हारा इसके बाद से जो आता है, मान लो एरर ड्यू टू एडी करंट भी आता है, ड्यू टू एडी करंट, ठीक। पांचवा में आता है एरर ड्यू टू एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड। एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इसके बाद से आता है एरर ड्यू टू एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और क्या क्या था बताओ मंजित, और क्या था? कनेक्शन हम लोग एक्सट्रा मैग्नेटिक फील्ड कर दिए। टेम्परेचर एरर्स, एरर्स। फिर हम सत्वन में क्या लिखे थे? एरर ड्यू टू लो पावर फैक्टर, ड्यू टू लो पावर फैक्टर लोड्स, ठीक है। इतना सारा हम लिखे हुए थे कल का, ठीक। तो ये सारे एरर्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग को बारी बारी से क्या करना है ना, इन सारे एरर के बारे में पढ़ना है कि भाई अब प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस है तो उसकी वजह से क्या एरर हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, यही चीज इसमें देखना है, ठीक है। हेलो, और ना किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? आज क्या है लिए इतना नॉइज ये लोग बना रहा है यार? ठीक है। तो एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, इसमें देखो होता क्या है कि मान लो तुम्हारा जो मैं क्या बताया था, ऐसे सर्किट था वाट मीटर का, यहाँ लोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कॉइल लगा था, प्रेशर कॉइल यहाँ से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, तो उसको तो अभी हम लोग देख नहीं रहे हैं।
मान लो प्रेशर कॉइल यहाँ से लगा हुआ है, तो प्रेशर कॉइल तुम्हारा इस तरह से लगा हुआ है, ठीक ठीक है, यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ से हम लोग एक एक्सटर्नल लगाए थे जिसको आर भी बोले थे। तो प्रेशर कॉइल जो होता है ये, इसका जो है ना एक अपना इंडक्टेंस होगा, ठीक है, प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस होगा, इसका जो होगा एक अपना एक रेसिस्टेंस भी होगा, समझे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको एलपी मानते हैं सिर्फ, ठीक, और इसको आरपी मानते हैं। मतलब इसका जो कॉइल होता है ना, कोई भी देखो ऐसा कोई भी कॉइल अगर है तो इसका एक अपना इंडक्टेंस होगा और एक एक थोड़ा सा रेसिस्टेंस भी होगा। क्यों रेसिस्टेंस होगा, वायर है तो भैया रेसिस्टेंस तो होना ही है, और आप इसका टर्न बनाए हुए हैं तो इंडक्टेंस भी होगा। तो ये दोनों चीज इसमें रहेगा। तो यानी कि इसमें जो तुम्हारा क्या हुआ है, इसमें जो तुम्हारा ये सर्किट हुआ, ठीक है, इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया जी, बताओ तो मंजित, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया। आरपी है यहाँ पे और ये आरबी है, तो दोनों मिला के जो रेसिस्टेंस होगा यही टोटल रेसिस्टेंस होगा ना प्रेशर कॉइल सर्किट का। 2 RP सर। हाँ, तो ये आरपी प्लस आरबी ये होगा, तो इन दोनों का कंबाइंड रेसिस्टेंस हो गया। और देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग आरपी, ये जो आरबी है और आरपी, इन दोनों को कंबाइंड करके हम लोग एक नया मान लेते हैं आरपी, ठीक है। प्रेशर कॉइल का टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो आरपी होगा, ठीक, ये हम लोग समझ गए। तो देखो अब अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे तुम क्या किए हो, सोर्स का वोल्टेज दिए हो, यहाँ पे भी दिए हो, यहाँ पे तुम करंट दिए हो आईसीसी, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब और ये तुम्हारा लोड है, ठीक है। तो होता क्या है, मान लो ये तुम्हारा प्रेशर कॉइल का वोल्टेज हो गया वीपीसी, ठीक है, ये प्रेशर कॉइल का वोल्टेज हो गया। तो अगर ये इंडक्टेंस नहीं रहता तो प्रेशर कॉइल का करंट का जो फेजर होता वो क्या होता, इसी के इन फेज होता है कि नहीं, ये प्रेशर कॉइल का करंट हो जाता। कब, जब इंडक्टेंस नहीं रहे तब, है कि नहीं बोलो, जब कोई इसमें इंडक्टेंस नहीं रहे तब जाके इसका प्रेशर कॉइल का इंडक्ट होगा, ठीक है। एक तो ये चीज समझ में आ गया। इसके अलावा जो तुम्हारा ये लोड है इसका एक अपना पावर फैक्टर होता है ना जी, ये जो लोड है इंडक्टिव लोड है, अगर मान लो, ठीक, अगर मान लो कि ये इंडक्टिव लोड है तो इसका अपना एक पावर फैक्टर होगा cos फाई, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका इसका जो लोड एंगल होगा यानी आईसीसी जो होगा इस वीपीसी से, यहाँ का वीपीसी इसके वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज से इस लोड का जो एंगल होगा वो मान लेते हैं, ये इसको हम इस कलर से दिखा रहे हैं, ये पहले से है कितना फाई एंगल, पहले से था कितना फाई एंगल था, ठीक है। ये ओरिजिनल केस हो गया जब तुम्हारा इंडक्टेंस नहीं है तब, ठीक है। तो व्हेन, ये कब का है जी, व्हेन एलपी इज इग्नोर्ड, समझ गए, जब एलपी को इग्नोर किए हम लोग तब जाके तुम्हारा फेजर जो बना ना वो होगा, ये कौन सा फेजर है, ये आईसीसी है, समझे। तो तुम ये बताओ आईसीसी और आईपीसी के बीच का एंगल कौन सा हुआ मंजित, फाई, यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है ना, हाँ देखो, तो ये आईसीसी और आईपीसी का एंगल फाई है। तो इस केस में मेरे लिए जो पावर था, जो पावर मेरे लिए जो मेजर्ड पावर क्या होता था, पावर मेजर जो होता था वो होता था थीटा, ये जो थीटा का जो आया था वो क्या आया था, बीपीसी आईपीसी, है ना, बट्टा आरपी इंटू के एस, ठीक, यहाँ था तुम्हारा कॉस, किसके किसके बीच में, एंगल बिटवीन, कॉस जो क्या, कॉस किसका होगा एंगल, कॉस में कौन सा एंगल होगा, ये तुम्हारा आईपीसी और आईसीसी का ही एंगल हम लोग लेते हैं, आईपीसी एंड आईसीसी, यही एंगल हम लोग लेते हैं, है ना। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए हैं, और इसके साथ डीएम बाई डी थीटा रहता है, वो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम्हारा क्या होगा, जब ये तुम्हारा जब ये फाई एंगल तुम्हारा इस केस में आ गया, तो ये जब एलपी को इग्नोर किए तब ऐसा सिनेरियो था। अब हम लोग क्या करते हैं इस सर्किट में, एलपी को इग्नोर नहीं मानते हैं, तब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो फर्क ये पड़ेगा, अब यहाँ पे ये एंगल पहले जो केस में है, इस केस में तुम्हारा है पहले फाई, शुरुआत में ये फाई है, ठीक,
अब हम क्या किए कि इसके इंडक्टेंस को माने, ठीक है, तब क्या होगा, तो जो तुम्हारा VPC है, ये जो तुम्हारा VPC है, पहले से फेजर तुम्हारा ये है VPC। अब इसका जो एंगल IPC होगा ना, जो पहले तुम्हारा इसके साथ इन फेज है रेड वाला, अब यही कुछ एंगल से रहेगा, ठीक है, ये IPC हो गया, ये कुछ ना कुछ एंगल से लैग करेगा, ठीक है, किसके वजह से, इंडक्टेंस के, इसका इंडक्टिव इफेक्ट यस ऐसा होगा कि इसका जो करंट होगा ना वो इससे लैग करेगा, तो ये करंट यहाँ मान लो लैग किया, अब ये इन दोनों के बीच का लैगिंग एंगल को हम लोग मान लेते हैं बीटा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना एंगल, तो हम बीटा मान लिए इस एंगल को, ठीक, चलो यहाँ तक तो समझ गए। तो यहाँ और यहाँ में एक फर्क ये तुमको दिखा कि अब यही एंगल जो है IPC, जो ये जो क्या है, ये बीटा एंगल से बढ़ गया, हट गया साइड में, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या, अब ICC जो होगा, ये ICC जो पहले जैसे था वैसा ही रहेगा, तो ये ICC तुम्हारा मान लो ये ऐसा ही था, जैसे यहाँ है अभी भी वैसा ही है। तो अब ये बताओ मुझे कि IPC नाउ, ये जो IPC और ICC के बीच का जो एंगल है, ये एंगल अब कितना हो गया ये बताओ। टोटल एंगल जो तो तुम्हारा था, जो तुम्हारा टोटल एंगल था वो था फाई, है ना, ये टोटल एंगल फाई था, यहाँ पे शो किया हुआ है। अब क्या हुआ, ये एंगल जो है, ये एंगल अब कितना हो गया जी, फाई माइनस फाइव माइनस थीटा। बीटा, बीटा, ठीक है, ये बीटा लिए हैं इसको, ठीक है ना, ये फाई माइनस बीटा हो गया, ठीक। तो अब जो मैं देखो, पहले मेरा जो जो ये डिफ्लेक्शन का जो था, ठीक है, जो पहले मेरा डिफ्लेक्शन था वो अब चेंज हो गया, अब मेरा जो थीटा हो जाएगा, ठीक, अब जो मेरा थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा जी, VPC, एक काम करते हैं, इसको VPC ना लिख के ना, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ओरिजिनली तो तुम्हारा यही ना था, ICC ही था ना, IPC इंटू ICC था, ठीक, ओरिजिनल को ही लिखते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, IPC इंटू ICC, ये होगा ना, तो प्रेशर कॉइल का करंट इंटू प्रेशर कॉइल का करंट इंटू करंट कॉइल का करंट, और एंगल कौन सा, दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हमको देखना है। तो यहाँ पे भी वही देखें, प्रेशर कॉइल का करंट और करंट का करंट, इन दोनों के बीच का एंगल पहले फाई था, अब वो एंगल फाई माइनस बीटा हो गया है। तो अब जो मेरा पावर मेजर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे ये पावर मेजर तुम्हारा कितना आया था, ये तुम्हारा आ गया था VI cos फाई, पहले आ गया था मान लो, बट्टा यहाँ पे RP मान लेते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड RP था, ठीक, ये RP ही आएगा, ठीक है, पहले केस में, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम जैसे ही इसको जब कहानी जब चेंज किए हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा VI, अब एंगल तो तुम्हारा चेंज हो गया ना जी, और तुम्हारा सॉरी, एंगल अब कितना हो जाएगा ये बताओ, कॉस में जो एंगल डालेंगे वो तो क्लियरली फाई माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं ये बताओ। ये एंगल जो पहले फाई आ रहा था वो एंगल कॉस फाई माइनस बीटा होगा कि नहीं, ये क्लियर बोलो, यहाँ पे फाई माइनस बीटा ये हो जाएगा, तो एक चीज तो ये आ गया, है ना। तो कुल मिला के ये चीज हो रहा है कि ये एंगल से तुम्हारा ये पावर फैक्टर का जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जा रहा है। तो पावर फैक्टर ये जो चीज है, इससे क्या होगा, ये टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। एंगल घटता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, ठीक, तो एंगल जब घटता है ना तो कॉस का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, ठीक। तो ये अगर मान लो घटा तो तुम्हारा ये मान लो ये टोटल बढ़ गया, तो ये पावर जो तुम्हारा मेजर्ड होगा अब वो इंक्रीज कर जाएगा, करेगा कि नहीं, जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो अब ज्यादा आएगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा का मतलब पावर ज्यादा, है ना। तो अब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा मतलब तुम्हारा एरर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही एनालिसिस करने वाले हैं अभी, ठीक है, ये हम तुमको मोटा मोटी आइडिया दे रहे थे कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं, है ना, क्योंकि बिना बताए हम आगे लगेंगे करने, तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाओगे। मोटा मोटी तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जी, हम निकालेंगे कि अगर इंडक्टेंस का इफेक्ट लेते हैं तो जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप अब कितना होगा, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना है, एरर फाइंड करना है कि कितना मैग्नीट्यूड आएगा एरर, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, इसी में एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मोटा मोटी आइडिया हो गया कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है वो हो गया। अब तुम सोच सकते हो कि सब पूछोगे ना कि सर ये बीटा का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली बीटा का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, ये भी तो जानना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं इसी चीज में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, है ना, इसमें हम लोग हैं, ये हम तुमको इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक।
इसको क्या करते हैं, देखो ये जो हम तुमको जो भी डायग्राम अभी बताए हैं ना, इसको आइडिया, इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं नोट करके, है ना। इसको हम इरेज नहीं करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आइडिया, आइडिया, नॉट फॉर एग्जाम, यहाँ लिख भी देते हैं तुम लोग। ठीक, यहाँ इसको इसलिए ये साइड से बस बताया है, समझ गए ना। ये जो है तुमको इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये नोट करके हम इसको साइड में कर दिए, क्योंकि यही चीज हम क्या करने वाले हैं, मतलब इसी चीज के बेसिस पे ना हम सारा चीज अपना कैलकुलेशन अभी करेंगे। ठीक है, अब मेन चीज शुरू होगा। ठीक है, वो ट्रेलर था, समझ गए भाई लोग। ठीक है, चलो इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल वाला लिखेंगे तो ज्यादा आसान। ठीक है, तो देखो अब हम कुछ कुछ हम लोगों को मतलब थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो मतलब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद से क्या है कि एग्जाम में कैसे लिखना है वो अब क्लियर करना है, समझ गए ना। ठीक है, तो अब वो हम लोग चेक करते हैं कैसे क्लियर करते हैं। देखो इन प्रैक्टिकल लिखेंगे हम क्या, देखो इसको प्रेशर इसके बारे में लिखने के लिए हम बोलेंगे, हम लोग सारा प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, तो हम लिखेंगे इन प्रैक्टिकल वाट मीटर मीटर द watt meter the ठीक प्रेशर कॉइल will have some inductance because of which pressure coil voltage and current will no longer be in phase। ठीक है, अब जो मतलब क्या लिखे हम ये लिखे कि प्रैक्टिकल वाट मीटर में जो प्रेशर कॉइल है उसका में कुछ न कुछ इंडक्टेंस होगा, जिसकी वजह से प्रेशर कॉइल का वोल्टेज और करंट अब जो है मतलब इन फेज नहीं रहेंगे। ठीक है, इतना लिख दिए, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, ठीक है, नो लॉन्गर इन बी इन फेज, ये हो गया विच वाज ठीक है, इतना ही रन देते हैं। ड्यू टू दिस there will be an error in measured power। ठीक है, ये हो गया इतना लाइन। तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ तो लिख के तो देना ही पड़ेगा ना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो हम तुम लोग को ये फेजर डायग्राम दिखाए हैं ना, देखो बीपीसी दिखाए, आईसीसी दिखाए, हम तुमको क्या बोले कि ये जो तुम्हारा लोड है, ये लोड तुम्हारा कैसा है, लैगिंग लोड है ना। ये जो लोड है वो लैगिंग लोड था यहाँ पे। ठीक, ये लोड जो है ना लीडिंग भी हो सकता है, समझ गए।
ये लोड जो है लीडिंग लोड भी हो सकता है, उस केस में तुम्हारा आईसीसी जो है ना इधर बनता, फेजर जो है वो चेंज हो जाता। तो हम लोग उसका केस बाद में देखेंगे। इसीलिए जो हम अभी एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसी में हम पहले नाम दे देंगे कि जब लैगिंग लोड है तब जाके क्या कहानी होता है। ठीक है, the angle between VPC and IPC is given as, मान लेते हैं इसके एंगल को हम क्या माने, बीटा माने ना जी। VPC और IPC के एंगल को हम लोग क्या माने, बीटा। तो इस बीटा का वैल्यू कैसे दिया जाता है, ये जो बेटा देखो, इसके लिए तुम लोग को सीधा सीधी बात जानना है। कहीं भी अगर RL सर्किट है, ठीक है, RL सर्किट है, अगर तुम यहाँ कुछ भी AC उसी दे रहे हो, तो इसमें जो जो लैगिंग एंगल आता है ना फाई, वो कितना आता है जी, जो लैगिंग एंगल फाई को थीटा को जो भी आता है वो कितना होता है, tan इनवर्स ओमेगा L बटा टोटल R। ये अगर R है और ये L है तो tan इनवर्स ओमेगा आता है। तो ये चीज तुम लोग को दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट करके। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में वाला पॉइंट जो है ना एग्जाम में मत लिख देना। ठीक है, ये सब नोट करके साइड में रखना। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे बीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L P एल पी लेंगे बटा आर पी। ठीक है, जहां तुम्हारा आरपी क्या है, वेयर एल पी इज इक्वल टू प्रेशर कोयल इंडक्टेंस, आरपी कितना क्या हो गया, आरपी इक्वल टू आरपी प्लस आरवी। ठीक है, जहां आरबी क्या है, आरपी क्या है जी, स्मॉल आरपी जो है रेसिस्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल को पीसी लिख देते हैं यार, पहले उतना टेंशन दोगे तुम लोग। आरबी को क्या लिखेंगे जी, आरबी को लिख सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल टर्नल रेसिस्टेंस एडेड टू प्रेशर कॉइल। ठीक है, प्रेशर कॉइल में एक्सटर्नल, तो क्या, तो ये दो चीज हो गया। आरपी हम समझ गए, आरबी समझ गए, तो बीटा क्या होगा ये समझ गए। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ना, एक लैगिंग लोड समझते हैं। सपोज लोड कनेक्टेड टू वाट मीटर, इतना देखते हैं, लोड इज लैगिंग, लोड इज ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, मान लेते हैं कि लोड क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर का है। ठीक है, तो वो वाला नंबर में है लास्ट में 10 जिसमें है चाबी ना है। मेरे भाई अचानक से कैसे म्यूट हट जाता है, मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग का। ठीक है, लोड अगर मान लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर का है तो तुम्हारा होगा क्या, देखो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है भाई मेरे। ठीक है, एक्चुअली हम लिखने वाला पहले काम करते नहीं थे, तो क्लास जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकता था। लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या होता था, उससे दिक्कत होता था कि पहले ही से सर लिखा हुआ रहता था तो समझ में नहीं आता था कहाँ से क्या लिख दिए। ठीक है, इसके वजह से हम थोड़ा लिखने वाला काम शुरू किए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा पैसेंस रखना है। ठीक है ना, समझाने वाला काम भी कर ही रहे हैं, लिखने वाला काम भी कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को पता चलेगी चीजें कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, लोड अगर मान लो लैगिंग पावर फैक्टर का है तो होगा क्या, फेजर फेजर हाँ, फेजर दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं।
बीपीसी, ठीक, वही वाला जो हम लोग बनाए थे उसी को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आईपीसी दिखा देंगे, यहाँ के इसमें एंगल बीटा दिखा देंगे, और यहाँ का जो है ये जो है आई एल बराबर आईसीसी, इसको हम लोग फाई दिखा दिए, और इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग कितना दिखा दिए, फाई माइनस बीटा। तो एस फेजर डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, इसमें क्या है क्लियरली, अब मेरा एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन IPC and ICC is now phi minus बीटा, ठीक है, is now phi minus बीटा, यहाँ लिख देते हैं phi minus बीटा, ठीक, ठीक है, ओके। अब देखो, जब इतना हम लिख दिए ना phi माइनस बीटा, अब इसके बारे में हम लिखेंगे तो मेजर्ड पावर अब कैसे दिखेगा, सो deflection will be थीटा। वाट मीटर का ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा जी, ठीक है, ये वाट मीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा तुम्हारा V बट्टा, देखो ये जो प्रेशर कॉइल का जो सर्किट है, ऑल्सो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ऑल्सो ZP इक्वल टू होता है RP प्लस J ओमेगा LP, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। देखो जब अगर मान लो सर्किट का है, प्रेशर कॉइल का सर्किट जो है ये LP है, RP है, RB है, ठीक है, तो इसके वजह से इसका जो टोटल रिएक्टेंस होगा तो वो तो इतना होगा ना, तो हम लोग डायग्राम भी बना ही लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, तो चलेगा। तो वाट मीटर डिफ्लेक्शन विल बी, वाट मीटर का डिफ्लेक्शन अब जो क्या होगा वो तुम्हारा ये हो जाएगा V बटा ZP इंटू KS, ठीक है। तुम यहाँ पे पीछे वाला जो इक्वेशन अगर तुम लोग देखोगे तो पहले जो है यहाँ पे RP हम लोग डालते थे, समझे, रुक जाओ, IP यहाँ पे लिखेंगे हम IPC PC इंटू B ICC बट्टा KS cos, इसको हम लोग बोलते हैं फाई डैश, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos फाई माइनस बीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा वेयर वेयर तुम्हारा आईपीसी का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, आईपीसी देखो प्रेशर कॉइल का जो करंट होगा अब कितना होगा बताओ, VPC डिवाइडेड बाई कितना होगा बोलो, VPC डिवाइडेड बाई कितना होगा, ZPC, ठीक है, बराबर VPC बटा ZPC लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू IP, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो VPC है ना, देखो ये जो सर्किट है इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, लोड यहाँ डाल दिए, यहीं से ले लेते हैं इसको, RB हो गया, ये LP हो गया, कॉमा RP हो गया, ठीक है, ये CC हो गया तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ये IL बराबर ICC हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा IPC हो गया, ठीक है, तो और ये है तुम्हारा जो यहाँ पे जो वोल्टेज दिए हैं वो V है, RMS वैल्यू, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VL है, यहाँ पे जो करंट है वो IL है, ठीक है, तो तुम्हारा ये हो गया VPC, ये VPC बराबर V, जो प्रेशर कॉइल पे जो वोल्टेज है वो V के बराबर है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V बटा ZPC,
ठीक, तो तुम्हारा थीटा का जो वैल्यू है, अगर इसमें देखो, इस इक्वेशन पार्टिकुलरली में ये जो थीटा का जो रिलेशनशिप, इसमें हम लोग क्या किया, आईपीसी के जगह पे अब क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू पीपीसी डिवाइडेड बाई जेड पी सी इंटू आई सी सी बाई के एस, यहाँ डीएम बाई डी थीटा रहेगा, कॉस फाइव माइनस बीटा डीएम बाई डी थीटा। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक, अब तुम लोग अब जानते हो, अब ये जो डिफ्लेक्शन आ गया ना, अब हमको क्या करना है इससे, क्या करना है ना, पुराने वाले से रिलेशनशिप बनाना है। कैसे पुराने वाले से, क्या कितना होगा, ज्यादा होगा कम होगा। तो यहाँ एक चीज नोटिस करना, जेड पी सी जो होता है वो तुम्हारा है आर पी प्लस जे ओमेगा एल पी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ इसका जो फेजर होता है ना वो ऐसे होता है, ये मान लो अगर आर पी है, ठीक, और ये तुम्हारा जे ओमेगा एल पी है, ठीक है, तो तुम्हारा ये तुम्हारा जेड पी सी होता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये बीटा है। ठीक है, तो इसमें तुम देखो, सो यहाँ पे इस रिलेशनशिप से बताओ तो कॉस बीटा कितना होगा, बोलो फटाक से। कॉस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, बेस बटा ये, तो आर पी पी बटा जेल पी सी। जेड पी सी। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, इससे एक चीज हम ये कर सकते हैं, या फिर और यहाँ हम लिख सकते हैं जेड पी सी का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आर पी बटा कॉस बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन मानेंगे, क्वेश्चन वन। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन टू। ठीक, फ्रॉम वन एंड टू। ठीक है, देखो तुम लोग जो है ना, इसका जो देखो डेरिवेशन हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ना पूछे, एक बात ध्यान देना, हो सकता है तुम्हारे इसका डेरिवेशन ना पूछे, लेकिन इससे जो फॉर्मूला आएगा ना उससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोगों के एग्जाम में तो बहुत पूछता है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला जो, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम बता भी रहे हैं। ठीक, तो समझ लो फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसा है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेने का है, कि अगर नहीं समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना उसको दिमाग में रखना है, और शुरू में इतना पॉइंट जो लिखवाए हैं इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं अब। हाँ देख, यहाँ क्या करेंगे, ये थीटा का वैल्यू अब जो हो जाएगा बीपीसी बटा जेडपीसी के जगह पे क्या लिखेंगे जी, आरपी, है ना, और ऊपर में क्या ले आएंगे, ऊपर में हम लोग कॉस बीटा ले आएंगे, कॉस बीटा ऊपर चला गया, नीचे में केस था ही। ठीक है, अब ये कॉस फाइव माइनस बीटा हो गया, डीएम बाई डी थीटा। ठीक है, सो इसको थ्री मानते हैं, हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री, मेरे भाई अनम्यूटेड भैया, पीछे से नॉइज आ रहा है। देखो, इक्वेशन थ्री shows deflection in case of pressure coil inductance इंडक्शन लिख दी क्या, not ignored, node and also with lagging पावर फैक्टर लोड। ठीक है, यहाँ पे लोड लैगिंग पावर फैक्टर है, उसके लिए ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग मेजर्ड पावर होगा ना, देखो इन दिस केस, यहाँ ये जरूरी है, इन दिस केस कॉरेस्पॉन्डिंग, 、 corresponding
पावर विल बी, देखो यहाँ तो ये तो डिफ्लेक्शन हो गया ना जी, पावर जो मेजर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे आईसीसी छोड़ दिए क्या, आईएल, बीपीसी इंटू आईएल होगा, हाँ यहाँ आईएल है ना, आईसीसी की जगह पे हम लोग आईएल लिखेंगे, तो बीपीसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधी भी लिख सकते हैं ना, बी लिखेंगे इंटू आईएल, ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बी इंटू आईएल, ठीक है, बी इंटू आईएल, और क्या लिखेंगे, बी इंटू आईएल कॉस बीटा कॉस फाई माइनस बीटा, समझ गए। अब तुमको ये चौथा इक्वेशन हो गया, ओके, whereas true power is given as pt equal to VIL cos phi, ठीक, ये हो गया इक्वेशन 5। अब ये बताओ तुम लोग को अब फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसका जो करस्पॉन्डिंग पावर है वो ये है, और ये तुम्हारा ट्रू पावर है, तो ट्रू पावर और मेजर्ड पावर में अब तो तुमको दिख जा रहा है, अभी तुम इससे एरर निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ, बोलो यस सर, मंजित, यस अब तो सर। दिख रहा है ना, क्लियरली दिख जा रहा है, ठीक है, अब तो क्लियरली दिख जा रहा है, पहले तो इतना ऐसा नहीं था, यहाँ पे अब कुछ ना कुछ एरर हमको क्लियरली मेंशन हो जा रहा है, ठीक है, तो देखो अब क्या होता है कि अब हम यहाँ से दो चीज निकालेंगे, एक तो एरर, दूसरा चीज निकालेंगे करेक्शन फैक्टर, ठीक है, देखो क्या करते हैं हम लोग, करेक्शन फैक्टर, देखो ये, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो एरर 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 इज गिवन है, एरर कितना हो जाएगा, देखो एरर का जो वैल्यू होता है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर जो होता है वो मेजर्ड तुम्हारा हो वैल्यू, जाता है, बोलो क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यस सर, तो पीएम माइनस पीटी, यही लिखेंगे ना, है कि नहीं, यस, तो पीएम माइनस पीटी लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, VIL VIL तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, VIL कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, ठीक है, और इसमें फिर तुम्हारा आ जाएगा क्या, माइनस cos फाई, ऐसे एरर आएगा कि नहीं, ठीक है, और एरर के बाद से हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको परसेंटेज एरर निकाले तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएम माइनस पीटी बटा पीटी, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, VIL cos फाई ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं, ये तुम्हारा ये दोनों कट जाएगा, है ना, परसेंटेज एरर, एरर ये रिलेटिव एरर, ठीक है, ये रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर का वैल्यू कितना आ गया जी, cos बीटा cos फाई माइनस बीटा माइनस cos फाई डिवाइडेड बाई cos फाई, है कि नहीं, ऐसे रिलेशनशिप आया, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है अब परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, इसी में अगर हम लोग परसेंटेज फॉर्म में लिखे तो क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये एरर का फॉर्मूला निकाल दिया। अब एक और चीज देखो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो मेजर्ड वैल्यू जो है, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू है, एक है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम मेजर्ड वैल्यू जो है ना उसमें कुछ ना कुछ एक करेक्शन फैक्टर लगा के ट्रू वैल्यू निकाल दे, जैसे मान लो कि तुमको मीटर का वैल्यू पता है, जैसे मान लो पता है कि जो भी रीडिंग आए उसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम हमको ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, है ना जी, तुमको एरर पता होने से यही ना बेनिफिट होगा कि हमको पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट इतना एरर देगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एक फैक्टर लेंगे और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ट्रू वैल्यू निकाल देंगे, इसीलिए एक फैक्टर का नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन फैक्टर, ठीक है, क्या देते हैं, करेक्शन फैक्टर। तो ये जो करेक्शन फैक्टर होता है ना, इसका वैल्यू देखो क्या होता है, इसको हम लोग CF भी लिखते हैं, ठीक, इसका देखते हैं, ये करेक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए थी, देखो करेक्शन फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा जो ट्रू वैल्यू है वो क्या हो जाए, CF में मल्टीप्लाई करे, जब मेजर्ड वैल्यू में जब हम लोग CF को मल्टीप्लाई करें तो ट्रू वैल्यू निकल जाए, ऐसा ही होना चाहिए ना तुम्हारा करेक्शन फैक्टर, ठीक, तो इससे करेक्शन फैक्टर का क्या वैल्यू आएगा, PT बटा PM, तो करेक्शन वैल्यू का वैल्यू आ गया PT बटा PM,
इसका वैल्यू अब देखो इसी से तुम निकाल के देख सकते हो। करेक्शन फैक्टर तुम्हारा कितना जाएगा, पीटी बटा पीएम वी आई एल कॉस फाई डिवाइडेड बाई वी आई एल कॉस फाई डिवाइडेड बाई कितना जी, वी आई एल कॉस बीटा कॉस फाई माइनस बीटा। ठीक है, ये तुम्हारा कट जाएगा। ये करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया जी, इसलिए तो करेक्शन फैक्टर का वैल्यू जो आया वो तुम्हारा आ गया cos phi डिवाइडेड बाई बीटा cos phi माइनस बीटा। ठीक है, ये जो कहानी सारा था ना, ये किसके लिए था, ये किस तरह के लोड के लिए था, और लैगिंग लोड। ठीक है, ये कहानी किसके लिए था जी, लैगिंग लोड के लिए था, समझ गए। तो ये ट्रू पावर तुमको इससे निकल जाएगा, है ना, ट्रू पावर है ये, है ना, ट्रू पावर। तो ट्रू पावर को तुम क्या करोगे, करेक्शन फैक्टर में मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, है ना। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखो लैगिंग पावर फैक्टर का एनालिसिस कर लिया, हम लोग क्या करेंगे ना, अब लीडिंग पावर फैक्टर के लिए देखो, और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या, करेक्शन फैक्टर जो निकलेगा वो तुम्हारा निकल जाएगा cos पाई डिवाइडेड बाई cos बीटा इंटू cos, ऐसा करते हैं, ज्यादा कहानी बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, CF इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा cos पाई बाई cos बीटा cos, ये फाई प्लस बीटा हो जाएगा, समझे। फर्क क्या आया, बस इस प्लस का, समझ गए, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना, माइनस से जो चीज माइनस था ना वो प्लस में हो गया। ठीक है, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर का केस भी समझ गए। अब देखो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में मेजर्ड पावर की पीएम कितना हो जाएगा, पीएम जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा वी आई एल कॉस बीटा इंटू कॉस फाइव प्लस बीटा हो जाएगा, है कि नहीं। लीडिंग पावर फैक्टर के केस में ये सारा चीज कहानी ऐसे हो जाएगा। देखो ऑफ फेजर डायग्राम कैसे होगा ये भी देख लो। ये मान लो तुम्हारा भी है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में जो तुम्हारा आईएल होगा ना वो इधर होगा, ठीक, और तुम्हारा जो बीटा जो होगा वो इधर रहेगा, ये वाला तो इधर ही रहेगा, ये आईपीसी है ना, तो ये इधर रहेगा, तो इसके बीच का एंगल ये बीटा था, ये और इसके इसके बीच का एंगल कितना था, ये था फाइव, है ना, तो टोटल कितना हो गया, फाइव प्लस बीटा हुआ कि नहीं, बोलो, हुआ ना जी, यस सर। टोटल कितना हुआ, फाइव प्लस बीटा हो गया। तो प्लस क्यों आया ये समझ गया ना मंजीत। हाँ सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया। ठीक है, तुमको अब देखो इतना हम जो बताया ना, जरूरी नहीं है कि तुमको डेरिवेशन दिमाग में रहे, समझे, डेरिवेशन तुमको एकदम से याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो तुम्हारा है ये काम का है, समझ गए ना, फॉर्मूला क्या है, बहुत काम का है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल ये है कि सर एरर तो आप बता दिए, है ना, तो हम तो एरर तुमको निकालने के लिए बता दिए कि एरर तुम्हारा ऐसे निकलेगा इस केस में। ठीक, चलो ठीक है सर, आप एरर बता दिए हमको, ठीक है, तो अब देखो इस एरर में क्या होगा ना, तुम्हारा लीडिंग के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, ध्यान देना, है ना, लीडिंग के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है सर आप एरर ओरर तो सब बता दिए सर, अब इसका कंपनसेशन कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो अब जो टॉपिक है वो है कंपनसेशन, इसका कैसे होगा। ठीक, देखो इसके इसके कंपनसेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखो इसका कंपनसेशन ऐसा करते हैं, इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ये तुम्हारा मान लो कि प्रेशर कॉइल है, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक आरबी कनेक्ट किए थे ना जी, है ना, ऐसा ही ना था तुम्हारा प्रेशर कॉइल। ठीक है, लो इसको हम बना ही देते हैं ऐसे, ठीक, ये लोड है यहाँ पे। तो अब हम करते क्या हैं, इसका एक पोर्शन जो है ना, ये जो टोटल मान लो यहाँ से, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या टोटल आरबी था, है ना, तो हम इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है, जो इसका वैल्यू मान लेते आर है, समझे, इस छोटे से हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, समझे।
क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं। ठीक है, इस कैपेसिटेंस से क्या होता है ना, वो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, वो इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है ना। फॉर कंपनसेशन ऑफ पीसी इंडक्टेंस सुटेबल, देखो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सुटेबल। सुटेबल कहने का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड हम बताएंगे कितना आएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला तुमको देंगे। ठीक है, सुटेबल कैपेसिटर इज connected in parallel to a portion of RP, समझे, a portion of RB, समझे। RB के एक छोटे से टुकड़े, मतलब फिक्स वैल्यू के पैरेलल में कैपेसिटेंस का ये वैल्यू डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, इफ 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 ये सी का वैल्यू जो है, हम क्या करें, अगर तुम्हारा जो है L बटा आर स्क्वायर अगर हम ले ले, ठीक है, इफ सी इज इक्वल टू L बटा आर, ठीक है, बाई प्रॉपर डिजाइन, देन तुम्हारा क्या होगा ना, ये तुम्हारा होगा ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देन प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस इफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड ठीक है, एंड ZPC इज इक्वल टू बिकम्स ZPC, अब उस केस में क्या हो जाएगा, RP प्लस RV, समझे, बराबर RP ही रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम C का वैल्यू इतना लिए, इसमें भी कुछ लिमिटेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, समझे, इसमें भी क्या होता है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लिमिटेशन होता है, लेकिन हम उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, समझ गए ना। और ये कैसे आया है उसको भी अभी हम लोग उतना एनालिसिस नहीं जान रहे, ऑलरेडी हम लोग कुछ ज्यादा कर लिए हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया, इसके कंपनसेशन के लिए हम लोग इतना वैल्यू अगर डाल दे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये एकदम से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं ऑब्जेक्टिव में इस तरह का आता है ऑप्शन। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसमें ये टिक मारना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, समझे, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो देखो, ये जो एरर में हम तुमको इतना सारा बताया ना जी, प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के, इसमें यही जो था थोड़ा लंबा था, समझे, बाकी सब बड़ा सिंपल सिंपल है, बाकी सब में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला चीज नहीं है, समझ गए, यही थोड़ा लंबा था। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं, जो नेक्स्ट जो है वो दूसरा वाला जो तुम्हारा क्या था, एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। ठीक है, प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस की वजह से क्या एरर होगा, ठीक, देखो इसमें इसका जो होगा, देखो अब इसमें हम लोग देखो, अब ये कैपेसिटेंस होता कहाँ से आ जाता है, अब ये तुम लोग सोच के बताओ। देखो होता क्या है, ये मान लो तुम्हारा, बार बार ये डायग्राम बनाना पड़ता है मेरे भाई, मान लेते हैं कि ये है कैपेसिटेंस, देखो है ना, ये जो मान लो यहाँ पे ये वाइंडिंग है ये तुम्हारा, ठीक, तो ये जो वाइंडिंग का जो टर्न होता है ना, इन दोनों के टर्न में जो वोल्टेज होगा ना, इसके वजह से भी कैपेसिटेंस फॉर्म हो सकता है, समझे, वाइंडिंग का जो टर्न है उसके वजह से भी क्या हो सकता है, कैपेसिटेंस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और देखो, तो और ये जो कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, इंडक्टेंस के इफेक्ट के, है कि नहीं, इंडक्टेंस के इफेक्ट का तुम लोग जानते हैं ये होता ही है। देखो वोल्टेज कॉइल, देखो प्रेशर कॉइल, काम करते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है मेरे पास, उसको हम
डाल देते हैं यहाँ पे। ये भी नहीं है, और भी होगा। बेकार है, लिखना पड़ेगा। देखो तो क्या होगा, इन एडिशन टू इंडक्ट pressure coil inductance pressure coil capacitance is also present due to interturn capacitance ठीक है। इंटरटर्न मतलब दोनों टर्न्स के बीच में जो है ना, ये कैपेसिटेंस आता है, ठीक। तो अब इसके वजह से क्या होता है, इट्स effect is just opposite to that of इंडक्टेंस के इफेक्ट का जस्ट इसका ठीक है, इंडक्टेंस के जो भी इफेक्ट होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा ये, ठीक। तो इसके वजह से क्या होता है कि इसके वजह से क्या होता है ना, देखो जो तुम्हारा वाट मीटर होता है वो क्या करेगा, इंडक्टेंस के इफेक्ट क्या करेगा कि ये एक्चुअली क्या था, इसके लिए तुमको यहाँ से जो सेंटेंस हम बोलेंगे उसके को यहाँ से समझो। ये जो एरर है, अब हमको ये बताना, ये फाई माइनस बीटा जो है, ठीक है, यहाँ देखो एरर का जो वैल्यू आएगा ना, एंड एरर इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे हम एरर तुमको लिखवाए नहीं है, देखो यहाँ पे लीडिंग फैक्टर पावर फैक्टर के लिए एरर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते पॉजिटिव हो जाएगा, हटाओ, ज्यादा कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। एरर जो होगा पॉजिटिव होगा फॉर लैगिंग लोड, ठीक है। ये जो एरर आएगा ना, ये तुम्हारे लैगिंग लोड के लिए पक्का क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा एरर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, एरर पॉजिटिव होने का क्या मतलब है जी, कि तुम्हारा वाट मीटर ज्यादा रीडिंग शो करेगा, समझे। अगर तुम इंडक्टेंस के इफेक्ट को डालते हो तो तुम्हारा वाट मीटर क्या करेगा, उसके इसमें ज्यादा रीडिंग शो करेगा, मतलब जो एक्चुअल है उससे ज्यादा तुमको शो करेगा, ठीक। तो कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होता है, समझे, कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होता है, वाट मीटर लोड, therefore watt meter reads lower value, समझे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि तुम्हारा वाट मीटर जो है मतलब जो एक्चुअल जो पावर है ना उससे थोड़ा कम मेजर करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण, ठीक है। इसमें इतना ही लिखते हैं, इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। चलो, तो ये दो एरर हुआ, अब हमको लगता है इसके बाद से तुम्हारा जो है और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है। एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कनेक्शन, एरर ड्यू टू एडी करंट, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। आज ऑलरेडी बच्चे कम है, जितना हुआ है इतना ही को एब्जॉर्व करके रखो।
ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट। हेलो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है सर, रहने दीजिए।